नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारत ब्रिटेन संबंधों की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गुरुवार को 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंच गए। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी भारत यात्रा की शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद शहर से की। उन्होंने साबरमती आश्रम पहुंचकर बापू के चित्र पर माल्यार्पण किया। उसके बाद चरखा चलाकर सूत काता। ये पहली बार है जब ब्रिटेन का कोई प्रधानमंत्री भारत के 5वें सबसे बड़े राज्य और ब्रिटेन में लगभग आधी ब्रिटिश भारतीय आबादी के गृह राज्य गुजरात का दौरा कर रहा है। शुक्रवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक स्वागत समारोह में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, जहां नेता ब्रिटेन और भारत की रणनीतिक रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर गहन बातचीत करेंगे, जिसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक में घनिष्ठ साझेदारी को बढ़ावा देना और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है और इस यात्रा के दौरान कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा होगी, इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे मुद्दा आपका में। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस समय JNU CIPOD के अध्यक्ष प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी जुड़े हुए हैं। स्वर्ण सिंह जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। बात करेंगे पूर्व राजदूत SR तायल साहब से। तायल साहब, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और बात करेंगे WTO के पूर्व राजदूत डॉक्टर जयंत दास गुप्ता जी से। जयंत जी, आपका भी स्वागत है। जयंत जी, शुरुआत मैं आप ही से करता हूं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की जो यात्रा है उसे कैसे देखा जाए, क्योंकि इसका आर्थिक पक्ष भी है और रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बीच इस यात्रा के क्या मायने हैं, क्या संदेश हैं? सबसे पहली बात इसमें यह है कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक और डिफेंस के कोऑपरेशन की बात है उसका प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने उस पर काफी जोर दिया है जी। उसके बाद जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कोऑपरेशन की बात है, हेल्थ केयर में कोऑपरेशन की बात है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी व्यवहार होगा, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तीसरी चीज है डिफेंस कोऑपरेशन में उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि हम लोग जॉइंट वेंचर की ओर बढ़ेंगे और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ खरीद बिक्री जो पहले हुआ करती थी आज से 10-20 साल पहले, वो अब भारत को स्वीकार्य नहीं होगा जी। ये तीसरी बात है। चौथी बात है कि उन्होंने काफी निवेश की बात भी की है और ये उल्लेखनीय है कि भारत यूके में सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देशों में से दूसरे स्थान पर है और जहां तक यूके के निवेश की बात है भारत में, वो 6ठे स्थान पर है जी। तो निवेश एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोनों देशों के आर्थिक संबंध में। और जो ट्रेड है वो लगभग $11 बिलियन का हुआ है, लेकिन उसमें बहुत पोटेंशियल है और वो काफी आगे बढ़ सकता है, खासकर अगर हमें अपने जो हमारे स्ट्रेंथ्स है उसमें अगर जीरो ड्यूटी एक्सेस मिले FTA के माध्यम से आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल तायल साहब, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपनी जो भारत यात्रा की शुरुआत है वो गुजरात से की है। क्या मायने इसके हैं? पहले प्रधानमंत्री हैं जो गुजरात गए हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का जो ये विजिट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है जी। और अगर हम देखें तो पिछले 3-4 वर्ष में विश्व में बड़े दूरगामी परिवर्तन हुए हैं। ब्रिटेन खुद ब्रेक्सिट करके यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया। उसके बाद पिछले 2-3 साल में कोविड पैंडेमिक की वजह से विश्व के हर बड़ी छोटी इकोनॉमी को बहुत हिचकोले खाने पड़े, बहुत झटके खाने पड़े और उसमें विश्व की सप्लाई चेन्स भी बहुत डिसरप्ट हुई। एक वो संदर्भ है। और तीसरा, जो फरवरी में 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया,
उससे विश्व को झकझोर दिया है। विश्व के जितने समीकरण हैं, स्ट्रेटेजिक समीकरण, वो बदल रहे हैं। और उसमें यूके का एक अपना पक्ष है, अपना परिप्रेक्ष्य है, अपना देखने का नजरिया है। भारत का भी अपना एक नजरिया है देखने का। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है। और पहले भी एक दो बार आने का प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत आने का प्रोग्राम बिल्कुल बन गया था, पर कोविड की वजह से वो पोस्टपोन हुआ। अब आप इस समय गुजरात जाना, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का, जैसा कि कहा गया कि अगर इंग्लैंड में देखे भारत के जो डायस्पोरा है उसमें पंजाब और गुजरात के सबसे अधिक लोग हैं। तो एक ये बहुत बड़ा कनेक्शन गुजरात का है यूनाइटेड किंगडम से, इंग्लैंड से और वहाँ की राजनीति से। दूसरा, मैं समझता हूँ कि इस विजिट में सबसे अधिक बातचीत इकोनॉमिक इश्यूज पर होगी जी, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी जो अपना ट्वीट किया है उसमें कहा है कि जो फोकस रहेगा जॉब क्रिएशन पर, दोनों जगह एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ पर, एनर्जी सिक्योरिटी पर और डिफेंस पर। जी, और गुजरात में जो हमने देखा, जो समाचारों में आया है कि कई आज समझौते साइन होंगे प्राइवेट सेक्टर के साथ, कंपनियों के साथ, जो वैसे मूल्य में 10 बिलियन पाउंड, 20 बिलियन पाउंड, 30 बिलियन पाउंड इस तरह के हैं। पर अगर उनको सबको जोड़ा जाए और फिर कल पूरे भारत के संदर्भ में देखें तो करीब करीब 1 बिलियन पाउंड का कहा जाता है। जी, तो गुजरात जाना, एक इंडस्ट्रियलाइज्ड हमारी स्टेट है, बॉर्डर कोस्टल स्टेट है और बहुत तेजी से प्रगति कर रही है और इसका अपना एक महत्व है। और कल जो दिल्ली में बातचीत होगी उसका भी एक बहुत महत्व होगा। जी। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि अपनी इस यात्रा पर उत्साह काफी दिखाया उन्होंने और कहा कि मेरी भारत यात्रा रोजगार सृजन और आर्थिक विकास पर केंद्रित रहेगी। रोजगार सृजन की जब हम बात करते हैं तो भारत की दृष्टि से भी ये पहलू महत्वपूर्ण है और ब्रिटेन की स्थिति को देखते हुए भी ये पक्ष खासा महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास के नजरिए से दोनों देशों के लिए आर्थिक पक्ष खासा महत्वपूर्ण मुद्दा रखता है। आप कैसे देखते हैं इन दोनों विषयों को? धन्यवाद मनोज। पहले तो आपने सही कहा कि भारत आने से पहले ही प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लंदन से ये कहा था कि उनका जो ज्यादा ध्यान है वो आपसी आर्थिक संबंधों को, व्यापार को, निवेश को आगे बढ़ाने में लगा रहेगा इस यात्रा में। और उन्होंने न केवल ये कहा कि दोनों तरफ से वो कोशिश करेंगे कि इस यात्रा में इतनी संधियों पर हस्ताक्षर हो जाएं कि कुल मिलाकर करीब 1 अरब पाउंड की उन्होंने बात की, जो 100 अरब रुपए हो जाता है। जितना निवेश होने की उनको उम्मीद लेकर यहाँ आए हैं। उन्होंने खुद कहा कि इससे करीब 11,000 नौकरियां उनके लिए नई तैयार होकर आएंगी। जाहिर है कि भारत के लिए भी इस तरह से नई नौकरियां बनने की संभावना बढ़ेगी। पर इसमें शायद थोड़ी सी ये बात समझना जरूरी होता है कि भारत और ब्रिटेन के जो संबंध हैं, यूनाइटेड किंगडम के जो संबंध हैं, आर्थिक संबंध हैं, व्यापार में खासकर, वो इस सदी की शुरुआत में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारी हिस्सेदार था और अब मुझे लगता है खिसक कर धीरे धीरे 15वीं या 16वीं पोजीशन पर पहुंच गया है। तो जैसे भारत के आर्थिक व्यवस्था की वृद्धि दर बढ़ी है, व्यापार बढ़ा है पिछले करीब 2 दशकों में, तो ये यूनाइटेड किंगडम उसका पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाया है और उसके बहुत से कारण बताए जा सकते हैं। उनमें एक ये भी शायद कि आपसी यात्राओं में भी कुछ ढीलापन आया। आप देखें कि प्रधानमंत्री मोदी 2015 में गए थे ब्रिटेन जी। और तेरेसा मे आई थी भारत 2016 में। उसके बाद बहुराष्ट्रीय सम्मेलनों में जरूर मिले हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री को पिछले जून बुलाया गया था G7 के शिखर सम्मेलन में, वो जा नहीं पाए थे, उन्होंने ऑनलाइन उसमें शिरकत की थी। उसके बाद नवंबर में फिर वो ग्लासगो में जो क्लाइमेट चेंज समिट हुई उसमें गए। पर पिछले करीब 2021 के वर्ष में जब पहले रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर बोरिस जॉनसन को चीफ गेस्ट बनना था, उसके बाद फिर दूसरी तारीख तय हुई, वो हो नहीं पाया। तो जो राजनयिक तौर पर बड़े नेताओं का आपस में
द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने का जो कोशिश है उसमें जी। थोड़ी सी ढील नजर आई है। और जाहिर है कि इसका ये मतलब है कि उसमें फिर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और आप देखें कितनी तेजी से जनवरी में शुरू हुई है बातचीत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाने की, फरवरी में फिर एक बार बातचीत हुई और तीसरी बार फिर 25 अप्रैल को फिर से होने वाली है। और कहा जा रहा है कि यदि पूरा एफटीए नहीं एग्रीमेंट बन पाता तो एक अर्ली हार्वेस्ट जी का आपस में तालमेल बनाया जाए, जिसमें करीब 65% कमोडिटीज और 40% सर्विसेज के ऊपर तो बिल्कुल जो है जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स है उनके ऊपर रोक लगाई जाए, ताकि तेजी से व्यापार बढ़ सके आगे। और पोटेंशियल इसलिए बहुत ज्यादा हो जाता है कि ऐसा मानते हैं कि करीब 50 अरब डॉलर उत्पाद करती हैं भारत की कंपनियां आज ब्रिटेन में। भारत दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है ब्रिटेन में, और करीब 1 लाख लोगों को वहां ये कंपनियां नौकरी मुहैया कराती हैं। तो इसलिए ये जो जमीन पर जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छी है, और उसको सहूलियत बनाने से व्यापार निवेश को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ, सामरिक संबंध भी लगातार आगे बढ़ेंगे, और रक्षा सुरक्षा के मामले में लोगों के आवागमन में करीब 4 से 5 लाख लोग आपस में आते जाते हैं, भारत से ब्रिटेन जाते हैं हर साल। तो वो रिश्ते हैं, पर ये आर्थिक जो संबंध है उनमें जो थोड़ा ढीलापन आया है उसमें बड़ी तेजी से आगे बढ़ने की पूरी जी, उम्मीद है। जी। और इसीलिए आपने जैसे कहा कि लंदन से चलने से पहले उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा ध्यान उनका केंद्रित रहेगा व्यापार और निवेश पर। और 10 सेकंड में गुजरात जाने के बहुत कारण हो सकते हैं, पर एक कारण ये भी है कि भारत की जो डायरी प्रोडक्ट्स हैं उसको लेकर भारत बहुत ही कॉशियस रहता है। और कई बार इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जब बात करते हैं कि टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स कम करने की, तो वो ब्रिटानिया के जो इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंपोर्ट्स भारत में लाने के लिए कुछ कभी कभी अड़चन आती है। शायद इसलिए भी वहां वो गए और उन्होंने अमूल जो कलेक्टिव है, कम्युनिटी है, उनके लोगों से भी शायद बात करने की कोशिश की। जी, तो बिल्कुल। गुजरात का अलग अहमियत है उसमें। तो बिल्कुल। मुझे लगता है भारत से संबंध अपने पूरी तरह से बदलने की कोशिश भी इस यात्रा में मुझे लगता है पूरी तरह से जी। कोशिश रहेगी दोनों तरफ। ब्रिटेन का जो मैं आपसे डॉक्टर जयंत दास गुप्ता जी आपसे समझना चाहूंगा, ब्रिटेन का जो रुख है तेजी के साथ बदला है, इसमें कोविड काल एक रहा, जो ढिलाई की बात प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी कह रहे हैं वो उसका कारण एक कोविड भी हो सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कई बार इससे पहले भी यात्रा का कार्यक्रम बनाया, वो किसी ना किसी कारण स्थगित हो गया, लेकिन इस समय उनका आगमन आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण है ब्रिटेन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूरोपीय संघ के साथ ब्रिटेन का अलग होना वो अपना एक खास मायने रखता है, क्योंकि आज ब्रिटेन को लगता है कि आर्थिक दृष्टि से भारत की कहीं अधिक जरूरत है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? ये बात सही है कि भारत ब्रिटेन में द्वितीय स्थान पर है जहां तक निवेश का सवाल है। और पिछले वर्ष भी वहाँ लगभग 5,000 रोजगार का सृजन हुआ था, और 99 वहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भारत की ओर से निवेश किया गया था। तो ब्रिटेन को निवेश की ज़रूरत है। ब्रिटेन को एशिया में अगर आप देखेंगे तो सबसे जो ऊंची दर पर जिसका विकास हो रहा है, और आईएमएफ के कल परसों में जो आंकड़े आए हैं उसमें भारत का सबसे ज़्यादा विकास होगा दर के हिसाब से। तो भारत का आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट भी हर साल बढ़ता जा रहा है। तो ब्रिटेन को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ब्रिटेन को अपने 80% जो ब्रिटेन का जीडीपी है वो सर्विसेज के पर आधारित है, और ब्रिटेन को अपने सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत है। उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका अवश्य फिनेंशियल सर्विसेज का है, एसेट मैनेजमेंट का है, लेकिन ब्रिटेन एक बड़ा कॉन्डुइट के रूप में भी यूरोप के लिए काम करता है, जिसके माध्यम से भारत एवं अन्य देश के जो सर्विसेज में जो इन्वेस्टमेंट है वो जाते हैं, और फिर यूरोप में वो अल्टीमेटली वहाँ पर निवेश होता है। जी। और जो हमारे बाकी जो सर्विसेज के हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, नर्सेज हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो इन सब के लिए ब्रिटेन में जगह है। और ब्रिटेन में एक चीज़ है कि अगर आप नेशनल हेल्थ सर्विस की भी बात करें तो उसमें बहुत संख्या में भारत के नागरिक हैं कार्यरत।
तो दोनों को जरूरत है। ब्रिटेन को निवेश की ज्यादा जरूरत है, भारत को भी निवेश की जरूरत है, और भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत है, जिसमें ब्रिटेन को अगर किसी मामले में जैसे डिफेंस में मिसाइल टेक्नोलॉजी है, एवियोनिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, इन चीजों में महारत हासिल है, उसमें हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, जिससे कि हम उसके आधार पर जॉइंट वेंचर करके तीसरे देश में हम निर्यात कर सकें। जी, भारत की करीब 800 कंपनियां हैं जो ब्रिटेन में कारोबार करती हैं, लेकिन एक ब्रिटिश संसदीय जांच रिपोर्ट है। एसआर तायल साहब, मैं इसके मायने समझना चाहूंगा कि जो ब्रिटिश संसदीय जांच रिपोर्ट थी, उसने ब्रिटेन सरकार को चेतावनी दी थी कि वो भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की दौड़ में पिछड़ रहा है, और भारत का जो प्रभाव है दुनिया में, जिस तरह से उसकी आर्थिक ताकत बढ़ रही है, उसको नजरअंदाज कर रहा है। इस तरह की चेतावनी ब्रिटिश संसदीय जांच रिपोर्ट में है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या यूरोपीय संघ के बाद आज ब्रिटेन को भारत की अधिक आवश्यकता है, जो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति बदल रही है तेजी के साथ? देखिए, अगर आप भारत की दृष्टि से देखें तो पिछले 8-10 साल में या जिस तरह सब चला है कि हमारे जापान से संबंध देखें, हमारे फ्रांस से संबंध देखें, हमारे इजराइल से संबंध देखें, हमारे अमेरिका से संबंध देखें, हमारे रूस से भी संबंध देखें जी, ऑस्ट्रेलिया से अभी हमने डील की है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, उसका प्रिलिमिनरी हो गया है और फाइनल हो जाएगा इस वर्ष के अंत तक। अभी यूएई के साथ हुआ है। तो अगर इन सब के संदर्भ में देखें तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड पीछे है और देश, और ये बिल्कुल शायद उनकी संसदीय समिति ने ठीक ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि हर देश भारत के साथ संबंधों को प्रगाढ़ित कर रहा है, कमर्शियल संबंध बढ़ा रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है और स्ट्रेटेजिक भी बढ़ा रहा है। पर कहीं ना कहीं शायद इंग्लैंड उसमें कुछ पीछे है। पीछे उनके यहाँ भी कुछ पॉलिटिकल अस्थिरता रही, थेरेसा मे गई, फिर ये आए, तो शायद पिछले 2-3 वर्ष में तो ये भी सब रहा। पर मैं समझता हूँ कि अगर हम आगे की तरफ देखें, और जिस तरह इंग्लैंड ने, देखिए जैसे 5G का पहले वो हुआवी को एक कॉन्ट्रैक्ट देने का करीब करीब निर्णय उन्होंने ले लिया था, पर फिर उन्होंने उस पर पुनर्विचार किया और हुआवी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे हैं। तो कुछ ब्रिटेन की सोच में पिछले 4-5 साल में परिवर्तन आया है और उन्होंने ये स्वीकार किया है और यह समझा है कि पूरे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को, सिविलाइज्ड वर्ल्ड को, एक लिबरल वर्ल्ड को चाइना से ये एक चैलेंज आ रहा है और उसमें भारत एक बहुत बड़ा उनका साथी है। अभी हमने देखा कि ब्रिटेन ने, देखिए, ऑकस साइन किया एक ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, क्योंकि वो तो उनका एक सिक्योरिटी अलायंस है, तो वो इस तरह का कर सकते हैं। पर हमने भी एक क्वाड किया हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस हमारे भागीदार हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी कुछ वहां से इस तरह के स्टेटमेंट भी आए हैं कि कोई दबाव प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन बिल्कुल नहीं डालेंगे भारत के ऊपर। यूक्रेन और रशिया में मतभेद है हमारे और इंग्लैंड के, पर उनको परे रखते हुए शायद अधिकतर वार्ता इंडो पैसिफिक पर होगी और वहाँ भारत और यूके के बहुत कन्वर्जेंस है, परसेप्शन बिल्कुल सिमिलर है, हमारे पार्टनर्स बिल्कुल एक है और आगे बहुत कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, वहाँ भी अगर आप इस समय देखें, ऋषि सुनाक उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो भारतीय मूल के हैं, प्रीति पटेल उनकी होम मिनिस्टर है जो भारतीय मूल की है। तो एक बहुत ही अच्छा एक फाउंडेशन है भारत और इंग्लैंड के बीच में, बहुत अच्छे रिलेशंस की, इकोनॉमी में भी, स्ट्रेटेजिक इश्यूज में भी और पर्सन टू पर्सन रिलेशंस में भी। पर हाँ, और कुछ करने की उम्मीद है और लगता है ऐसा कि पिछले 4-5-6 साल में शायद इंग्लैंड ने उतना प्रयत्न नहीं किया भारत के करीब आने का जितना और देशों ने किया। जी बिल्कुल तायल साहब, जो आप कह रहे हैं कि बहुत उम्मीद है कुछ करने की ब्रिटेन की तरफ से भी। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, एक बड़ा मुद्दा रहा है वीजा का। इस मामले में चीन जैसे गैर लोकतांत्रिक देश के मुकाबले में भारत के लिए जो ब्रिटेन के नियम हैं वो कभी कभी बड़े सख्त नजर आते हैं। कोविड काल में भी इसको लेकर सवाल उठा था।
कोविड वैक्सीन को लेकर जिस तरह से जो कूटनीतिक चालें चली गई थी ब्रिटेन की तरफ से, उसको लेकर भी भारत ने अपना ऐतराज दर्ज कराया था। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि रिश्ते निभाने हैं तो दोनों तरफ से निभाएंगे, संबंध मधुर होंगे तो दोनों तरफ से होंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि संतुलन होना जरूरी है दोनों तरफ से आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए। पर चूंकि यूनाइटेड किंगडम जो है वो भारत के इतिहास से बहुत खास तरह से जुड़ा हुआ है और करीब करीब 1.5 लाख भारतीय मूल के लोग वहाँ रहते हैं, छोटे से यूनाइटेड किंगडम जैसे देश में। और लगातार जो भारत से विद्यार्थी जाते हैं पढ़ने के लिए, उनकी संख्या में वृद्धि हुई जी। तो ये सब चीजों को देखते हुए अब देखें 2015 या 16 में ही थेरेसा मे की जब सरकार थी तो वीजा के ऊपर कुछ अंकुश लगाए गए थे। जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं कि उनको उसके बाद कितनी देर तक वहां रहने की इजाजत होनी चाहिए, शायद 6 महीने तक की इजाजत दी गई थी। तो क्योंकि वो संख्या लगातार बढ़ी है, इसलिए कुछ हद तक जो यूनाइटेड किंगडम की सरकार है वो उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करती रही है। और उसके अलावा और भी क्योंकि इतिहास से जुड़े होने की वजह से और इतने ज्यादा लोग भारतीय मूल के वहां होने से कुछ एक तरह से चुनौतियां भी सामने आती हैं। जैसे अक्सर देखते हैं हर 2, 3, 4 साल बाद कोई ना कोई ऐसा मुद्दा सामने आता है जिसमें लगता है कि चाहे वो यूनाइटेड किंगडम की संसद हो या बाहर के दूसरे घटक हो, वो भारत में कुछ अलगाववादी ताकतों का खुलकर समर्थन करते हैं वहां। तो उससे भी आपसी रिश्तों में कभी कभी थोड़ा सा खटास आ जाती है। और उसके अलावा क्योंकि दक्षिण एशिया में भारत के 2 बड़ी चुनौतियां जो पाकिस्तान और चीन हैं जी, उनके साथ भी यूनाइटेड किंगडम के रिश्ते कभी कभी चुनौतियां खड़ी कर देते हैं कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ कैसे अपना तालमेल बनाते हैं, उनको जो सहूलियतें या एक्सेस वो अफगानिस्तान में दिलवाते हैं उसको लेकर बात होती है। चीन के साथ देखें कि वो भारत से रिश्ते तो बनाना चाहता है, पर चीन के साथ व्यापार और निवेश के जो रिश्ते हैं आज यूनाइटेड किंगडम के वो बहुत घनिष्ठ हैं। उसमें वो जो दुनिया भर में 5G तकनीक की बात चल रही है कि चीन का एक तरह से बाइकआउट करने की कोशिश है पश्चिमी देशों में, यूनाइटेड किंगडम उसमें शामिल है और दूसरी तरह से व्यापार में शामिल है। यहाँ तक कि परोक्ष रूप में जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें भी शामिल है। तो कभी कभी वो अपने राष्ट्र हित मूल हितों को आगे रखकर इस तरह से व्यवहार करता है कि कुछ भारत को उसमें शंका के कारण बन जाते हैं, जिससे मुझे लगता है कि जो ढील है उसमें तेजी लाने में थोड़ी सी और मुश्किल हो जाती है। जाहिर तौर पे प्रोफेसर चुनौतियां हैं उसको लेकर भी जी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, जाहिर तौर पर चाहे बात आर्थिक पक्ष की हो या दोनों देशों के संबंधों की हो, ब्रिटेन के सामने भी है कि भारत के साथ संबंध कैसे बेहतर हो। वीजा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, निवेश का मुद्दा है, ये सब मुद्दे हैं, सैन्य समझौते के मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उसमें जो पश्चिमी देश हैं, ब्रिटेन भी उसमें से है, वो भी ये चाहता है कि भारत उन पश्चिमी देशों के साथ खड़ा हो। लेकिन भारत ने अपना तटस्थ रुख अपनाया है रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा को कितना महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि ब्रिटेन की भी अपेक्षा है। जिस तरह से भारत लगातार अपनी प्रोएक्टिव न्यूट्रलिटी को लेकर अडिग खड़ा रहा है और खासकर अभी जो 2+2 बातचीत अमेरिका के साथ हुई और वहां जिस तरह से भारत के विदेश मंत्री ने एक सटीक टिप्पणी की जिसमें कहा कि भारत भी अपने चाहे वो मानवाधिकारों की बात हो या फिर वो रूस से रिश्तों की बात हो, एक अपने राष्ट्र हित को आगे रखकर अपनी विदेश नीति बनाएगा। तो इस तरह से सटीक बयान आने के बाद आप देखें कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लंदन से चलने से पहले ही कह दिया कि मैं भारत को यूक्रेन को लेकर कोई पाठ पढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा। उन्होंने पहले ही खुलकर यह कह दिया कि भारत की जो नीति है उस पर बातचीत हो सकती है, आपस में समझ साझा की जा सकती है, पर वो कोई लेक्चर देने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि भारत ने ये लगातार दिखाया है कि पश्चिमी देशों की सोच अपने राष्ट्र हितों को लेकर है और भारत की अपनी सोच जो है वो भारत के मूल हितों को आगे लेकर ले जाने की कोशिश है। और उसमें मुझे नहीं लगता बातचीत होने के बावजूद भी किसी तरह की भी कोशिश होगी यूनाइटेड किंगडम की तरफ से
कि वो अपेक्षा करे कि क्योंकि बोरिस जॉनसन दिल्ली में है इसलिए भारत की विदेश नीति में कोई किसी तरह का बदलाव आ सकता है यूक्रेन मुद्दे को लेकर। इसीलिए उन्होंने वो बात पहले ही स्पष्ट कर दी है ताकि वो अड़चन ना बने और जो कोशिश उनकी है निवेश और व्यापार को आगे ले जाने की उसमें वो पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाए और अपने संबंध और अच्छे बना पाए। तो मुझे नहीं लगता है कि यूक्रेन संकट को लेकर जो तालमेल पश्चिमी देशों का और भारत का थोड़ा सा खटास में है उसका कोई प्रभाव होगा इस यात्रा में, या उसकी कोई बातचीत इसमें किस तरह की अड़चन बनने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, इसमें खटास की तो वैसे कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है उसमें भी भारत अपने हित देख रहा है और भारत ने हमेशा इस बात को अलग अलग मंचों से कहा है कि रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है वो बंद होना चाहिए, शांति स्थापित होनी चाहिए और दोनों देशों को बातचीत के साथ कोई रास्ता निकालना चाहिए। वैसे 2023 में G20 जो बैठक भारत में होनी है उसकी अध्यक्षता भारत के पास है। ब्रिटेन इस बैठक में खासी अहम भूमिका चाहता है, हिस्सेदारी करना चाहता है। इस दृष्टि से भी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा है खासी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तमाम इसके पहलू रहने वाले हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। फिलहाल आप तीनों ने आज संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।